Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, in previous lecture we have discussed about the Maxwell's equation. So this next one video lecture is also about Maxwell. तो ये भी मैक्सवेल के इक्वेशन के बेस पर वीडियो लेक्चर है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि जो हमारे पास गासला की इक्वेशन थी, गासला था, एक हमारे पास नो नेम के नाम से एक इक्वेशन थी जिसमें डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो के इक्वल था। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से डिस्कशन थी जिसमें हमने डिस्कस किया फेराडे लॉ, और इन लास्ट वन हमारे पास एम्पियर लॉ था। ये चीजें हमने डिस्कस की। तो हमने एक पॉइंट को लेकर एक पॉइंट पर फोकस करके उन इक्वेशंस को प्रूव करने की कोशिश की कि जो पहले साइंटिस्ट ने काम किया है, मैक्सवेल ने ये ट्राई की, ये कोशिश की कि जो पहले साइंटिस्ट ने काम किया है कि वाकई दुरुस्त है या इसमें नीड ऑफ मॉडिफिकेशन है। तो मैक्सवेल ने एक पॉइंट अप्लाई की। वो पॉइंट क्या थी कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ये जीरो के इक्वल होता है। अगर ये इक्वेशंस इन बातों को सेटिस्फाई करती हैं तो इट मींस देयर वर्क इज ओके, उनका काम बिल्कुल सही है। अगर ये इस पॉइंट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इक्वल टू जीरो इस पॉइंट को अप्लाई नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करते, ये पॉइंट इन पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इट मींस देयर इज नीड ऑफ करेक्शन, यहां पर मॉडिफिकेशन की नीड है। ओके, तो एम्पियर ने वो पॉइंट अप्लाई की, तो मैक्सवेल ने वो पॉइंट अप्लाई की, तो एम्पियर के लॉ में थोड़ा सा डिफेक्ट आया, वहां पर थोड़ा सा डिफेक्ट आया। तो हमने डिफेक्ट डिस्कस किया था, कौन सा डिफेक्ट था, तो उसने उसको मॉडिफाई किया। तो हमारे पास ये चार इक्वेशंस अवेलेबल थी। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और एक हमारे पास ये थी कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, एंड थर्ड वन हमारे पास ये थी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डावा बी अपॉन में dt। और जो फोर्थ हमारे पास थी जिसमें मॉडिफिकेशन आई थी वो ये थी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट de अपॉन में dt। ओके, तो इसने इसको नाम दिया कि दिस इज अ गॉस लॉ। ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ है। ये हमारे पास नाउ नो नेम के नाम से जाना जाता है, नो नेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली फेराडेज लॉ। ये हमारे पास क्या है, फेराडेज लॉ। और ये हमारे पास क्या है, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। दिस नॉट ओनली एम्पियर्स लॉ, दिस इज एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। मैक्सवेल ने ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये हमने पढ़ा था किस तरह इसका हमने प्रूफ किया था, किस तरह ये ऐड होता है। इसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो सारी हमने डिस्कस की है, मैथमेटिकली प्रूफ की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख ले। ओके, तो हम इसको कहते हैं एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। सो आई हैव रिटन these Maxwell equations in a traditional way. I have written these Maxwell equations in a traditional way, which emphasizes that the divergence and curl of magnetic field and electric field, ये हमको फोकस करवाती हैं डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सवेल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी कंसंट्रेशन, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको इस तरफ लेके आती हैं, इस पॉइंट पर फोकस करवाती हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये सारी बातें इसी पर ही है। एंड कीप इन माइंड, हमने ये चीज पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का काज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी काज का इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किसी काज का इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड खुद किसी काज का इफेक्ट है। सपोज करें वो कौन सी बातें हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो करंट डेंसिटी है ये प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, ये प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। एंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है
और जो चार्ज डेंसिटी है ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आप इसको डी भी लिख लें या डी लिख लें, तो ये इसको शो करती हैं। तो बुक में एक बात बताई गई है, कीप इन माइंड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी ये काज है, ये काज करती हैं, एक चीज प्रोड्यूस करती है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड और करंट डेंसिटी ये पैदा करती हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बुक में एक बात बताई गई है कि दीज आर मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आए ये प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए वो पैदा करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बेसिक में तो ये चीज पढ़ी है, बट आपका बुक कहता है, डेविड ग्रिफ्थ का बुक कहता है कि दिस इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इनका ये काज नहीं हो सकता। कहता है कि दिस इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। क्यों मिसलीडिंग कहता है, रीजन भी बताता है। कहता है कि डी ई अपॉन डी टी, डावा ई अपॉन डावा टी, डावा बी अपॉन डावा टी, इन दोनों का एक्चुअली जो काज है वो है चार्ज। इन दोनों का काज क्या है, चार्ज है। चार्ज ही इसको पैदा करती है, चार्ज ही इसको पैदा करती है। चार्ज ने इस फील्ड को पैदा किया है, चार्ज ने खुद इस फील्ड को पैदा किया है। ये देम सर्विस चार्ज की वजह से है, ये देम सर्विस चार्ज की वजह से है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ चार्ज। ये दोनों चार्ज की वजह से हैं। सो वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, हमारे पास बुक में ये चीज गिवन है, ये बात बताई गई क्लियरली कि डावा ई अपॉन डावा टी एंड करंट डेंसिटी है, दीज बोथ cause the magnetic field and our B upon delta T and charge density produce electric field, produce electric field। ये चीज इनको पैदा करेगी, ये बुक में बात बताई गई है और हमने ये चीज पढ़ी भी है। बट कीप इन माइंड, आपका बुक ही लिखता है डेविड ग्रिफ्थ का, दैट दिस इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, बताता है कि क्या है इसका सबब। उसने ये चीज बताई है कि डावा ए अपॉन डावा टी, डावा बी अपॉन डावा टी, इनका खुद जो काज है, इनका खुद जो काज है वो है चार्ज। तो ये इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो इन दोनों का ये खुद एक इफेक्ट है। इफेक्ट कैसे पैदा करेगा, मैंने पहले बताया कि डावा ई अपॉन डावा टी एंड करंट डेंसिटी, ये दोनों काज करती हैं, ये दोनों काज हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये इफेक्ट है, दिस इज इफेक्ट। सेम वे से ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो इफेक्ट। ये दोनों क्या इफेक्ट है। मतलब इस इफेक्ट का काज क्या है, इस इफेक्ट का काज ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन डिस्कशन कि इसका काज ये है और इसका काज ये है, ये इफेक्ट है। बट बुक कहता है कि दिस इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। क्यों मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, वो कहता है जो काज है, काज, ये काज खुद किसी का इफेक्ट है। ये जो काज है, ये काज खुद किसी का इफेक्ट है। तो काज कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये खुद किसी का इफेक्ट है। जिस तरह हमने पहले बताया कि दिस इफेक्ट, ये इफेक्ट है इस काज का। तो बुक कहता है कि ये खुद एक इफेक्ट है। ये काज किसने कहा, ये काज है, दीज आर एक्चुअल इफेक्ट। किसके इफेक्ट है, ये इफेक्ट है हमारे पास एक्चुअली चार्ज के। चार्ज ही इसको पैदा करती है, चार्ज ही इसको पैदा करती है। तो चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज हमारे पास काज है, चार्ज हमारे पास काज है। पहले ये डिस्कशन थी, बाद में ये डिस्कशन है। तो चार्ज काज है, मतलब अब ये क्या हो गया, अब ये दोनों हो गए हमारे पास इफेक्ट। ये दोनों हमारे पास अब क्या हो गए, इफेक्ट। तो इफेक्ट कैसे पैदा करेगा, आई थिंक आर गेटिंग वेरी वेल। तो यहां पर इफेक्ट कैसे पैदा करेगा, तो जाहिर सी बात है काज ही इफेक्ट पैदा कर सकता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो काज ही इफेक्ट पैदा कर सकता है। पहले हमारे पास ये आइडिया है कि पहले यही आइडिया था कि ये दोनों काज हैं इस इफेक्ट का।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी पैदा करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी पैदा करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये दोनों एक काज हैं, ये दोनों इफेक्ट हैं। मगर फिर में कॉन्सेप्ट आया, फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि दैट दिस इज अ मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, ये गलत बात है। क्यों क्यों गलत बात है? हम जिसको कहते हैं काज, जिसको हम खुद कहते हैं काज, दीज आर इफेक्ट ऑफ समथिंग, एक किसी चीज के इफेक्ट है, इनका काज कोई अलग है। उसका काज क्या है? वो है चार्ज। जब इसका काज चार्ज हो गया तो ये खुद खुद क्या हो गए? ये खुद इफेक्ट हो गए। तो इफेक्ट इफेक्ट कैसे पैदा करेगा? दैट इज एक्चुअल पॉइंट, यही मेन बात है। तो एक्चुअली इसका जो मेन सबब है वो क्या है कि चार्ज ही पैदा कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड को, चार्ज ही पैदा कर सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। दैट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो कीप इन माइंड, सेव इट क्लियरली, ओके। तो ये बात है एक्चुअली थोड़ी टेक्निकली जो मुझे इसी लेक्चर में समझानी थी आपको, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। अब इस पर थोड़ा फोकस करें। ये हमारे पास क्या है? एम्पियर्स लॉ है। मैं इसको इधर लिखता हूं, इस पर थोड़ी सी बातें करनी है, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस मच मोर अबाउट दिस वन। म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन दवा अपॉन dt। हमारे पास दिस इज एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, ये एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, ओके। दैट्स वन क्लियर। और एक हमारे पास होता है फोर्स लॉ, F इज इक्वल टू क्यू ए प्लस वी क्रॉस पी। F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ए प्लस वी क्रॉस बी। हम इसको कहते हैं दिस द फोर्स लॉ। ये क्या है? ये फोर्स लॉ। ये क्या है? एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन, ये चीज हमारे पास, ओके। एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। तो जब ये एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन और फोर्स लॉ कंबाइन होते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम काफी सारे रिलेशनशिप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ड्राइव कर सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तो इनकी वजह से हम काफी चीजें ड्राइव कर सकते हैं। जस्ट लाइक सपोज करें हम यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन, इसको हम यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। हम इसी में से ही ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज इक्वल टू माइनस में डी रो अपॉन में dt, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस में डावा रो अपॉन में dt। हम इस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ से ये चीज प्रूव कर सकते हैं। किस तरह प्रूफ करेंगे? ओके, सो लेट्स प्रूफ। ओके, ये बातें नोट करें, सो कीप इन माइंड, दीस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको बार बार सुने, इन बातों को प्रॉपर वैसे अपने माइंड में समेट लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अब हम कहेंगे कि जो मैक्सवेल ने काम किया है उस मैक्सवेल के काम में क्या बेनिफिट मिला। तो बेनिफिट ये मिला है कि जो एम्पियर्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी ड्राइव कर सकते हैं फॉर नॉन स्टडी करंट। दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टडी करंट जो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन की है, तो इस मॉडिफिकेशन का ये बेनिफिट हुआ है कि हम इसी मॉडिफाइड फॉर्म से हम प्रूफ कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर नॉन स्टडी करंट, ओके। सो टेक इट, इसको लेकर आए कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन दवाई अपॉन में dt, ओके। तो ये हमारे पास अवेलेबल है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब हम प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर दिस वन, ओके। So let's prove. Now take divergence on both sides. दोनों साइड आप डाइवर्जेंस ले लें। डाइवर्जेंस ले लें, डाइवर्जेंस म्यू नॉट से इसका अलग अलग लेते हैं, ठीक है।
म्यू नॉट एप्सिलॉन डी ई अपॉन में डी टी। ओके, तो आपको पता है जो मैक्सवेल ने बातें बताई हैं जिसके बेस पर मैक्सवेल ने काम किया है, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है ये बराबर होता है जीरो के। सो दिस विल बिकम्स इक्वल टू जीरो, देन वी विल गेट डाइवर्जेंस ऑफ जे इनटू म्यू नॉट प्लस में, इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, इस चीज को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं किस तरह। सपोज करें हम इसको लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन डी अपॉन डी टी सेम डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन डी अपॉन डी टी एंड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं जब फर्दर सॉल्व करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इनटू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डी अपॉन में dt। And keep in mind, you have studied that divergence of electric field is equal to rho upon में epsilon naught। You have studied that divergence of electric field is equal to rho upon में epsilon। आपने ये चीज पढ़ी तो आप इस जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, क्या है rho upon में epsilon। So keep in mind this epsilon naught and this epsilon naught will be cancel out। So अब क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ j इनटू म्यू नॉट, ये टर्म प्लस का है, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे साइड तो ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव माइनस में म्यू नॉट डी रो अपॉन में dt, डी रो अपॉन में dt। सो म्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट। सो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी विल बिकम्स इक्वल टू व्हाट, माइनस में डी रो अपॉन में dt। तो हमारे पास ये आ गई डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस वन। ये चीज हमने प्रूफ कर ली। तो हम इसकी मदद से जो एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, इसकी मदद से हम प्रूफ कर सकते हैं, क्या हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ नॉन स्टैटिक करंट, ये हम इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ओके, ये इसका बेनिफिट है, इसकी मॉडिफिकेशन का ये बेनिफिट है। अदरवाइज ये चीज हमने बाय नेक्स्ट मेथड से भी सॉल्व की है, एक अलग मेथड है जिसके बेस पे मैंने ये प्रूफ किया, वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लें, पॉइंट नोट कर लिया। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे। आई थिंक दैट विल बी लास्ट वन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। सो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ होनी चाहिए। ओके, इसको रिमूव कर लेते हैं, नोट कर लिया। ओके, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली करंट डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास करंट डिस्प्लेसमेंट चीज क्या है, कि करंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज करंट डिस्प्लेसमेंट, इन बातों पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये बातें भी आपको प्रॉपर माइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम फोकस करते, सपोज करें हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अवेलेबल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने किसी सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव चार्ज वन साइड शिफ्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव चार्ज वन साइड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, नेगेटिव साइड वन साइड शिफ्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव वन साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस को पोलराइजेशन, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड थ्रू सम डिस्टेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स को अपनी अपनी प्लेस पर, अपनी अपनी जगह पर जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, ये कहलाता है पोलराइजेशन। दिस पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में क्या हुआ, ये चार्जेस अपनी जगह पर शिफ्ट हो चुकी हैं। दीज चार्जेस आर शिफ्टेड एट इट्स ओन प्लेस। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये अपनी साइड शिफ्ट हो चुकी है। तो इनके दरमियान में मीडियम क्या है, ये है वैक्यूम। देयर इज वैक्यूम, जिसको हम कहते हैं एयर। यहाँ आप और सिंपल वर्ड यूज करें, फ्री स्पेस। क्या है, फ्री स्पेस। तो इस केस में इस प्लेट्स के दरमियान आप देखिए यहाँ पर क्या है,
ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस मूव करेंगी। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट जो रिवोल्यूशनल पॉइंट है, जिस पॉइंट पर फिजिक्स की फील्ड में चेंज आई उस पॉइंट पर अभी फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम क्या है, बीच में वैक्यूम में एयर है, फ्री स्पेस है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट इज हियर एनी करंट, क्या यहाँ पर कोई करंट है? अगर कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड है तो योर आंसर विल बी नो सर, देयर विल बी नॉट करंट। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई करंट नहीं है, देयर इज नो करंट। ओके ओके, देयर इज नो एनी करंट, बट कीप इन माइंड व्हेन आई एम गोइंग टू चेंज दिस फील्ड, अगर मैं इस फील्ड को कंटीन्यूअस चेंज करूं, अगर मैं इस फील्ड को, ये वैसे तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, ये फील्ड कंटीन्यूअस चेंज होती रहती है। दिस फील्ड, ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज कंटीन्यूअस चेंजिंग, this field is continuous changing, ये फील्ड कंटिन्यूस चेंज हो रही है। कीप इन माइंड दिस फील्ड इज कंटिन्यूस चेंजिंग, ये फील्ड कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो इस वायर में भी करंट होगा, इस वायर में भी करंट होगा। इस करंट को कहते हैं कंडक्शन करंट, आईसी, दिस कॉल्ड कंडक्शन करंट। वो करंट जो वायर में अवेलेबल है इसको कहते हैं कंडक्शन करंट। और इस फील्ड को वेरी किया है हमने, कीप इन माइंड, अब हमने इस फील्ड को वेरी किया, इस करंट को वेरी किया, तो फील्ड को वेरी करने से यहां पर एक करंट पैदा होता है। इस फील्ड को वेरी करने से यहां पर एक करंट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं करंट डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी बड़ी बात मैक्सवेल ने बता दी है कि यहां पर करंट पैदा होता है, करंट तो पैदा होता है। सिचुएशन देखिए, थोड़ा सा रियलाइज करें चीज को कि बीच में एयर है, वैक्यूम है, बीच में एयर है, वैक्यूम है। मैक्सवेल कहता है अगर हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे फील्ड को कंटिन्यूस, तो फील्ड को कंटिन्यूस चेंज करने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक करंट डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। इस वैक्यूम में, इस एयर में एक करंट डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। तो ये करंट डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, शो करते हैं आई डी के साथ एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन में डी टी। तो ये करंट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है। तो आप देख सकते हैं फार्मूला से ये चीज क्लियर है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते रहते हैं तो क्या पैदा होता है, करंट डिस्प्लेसमेंट। ये डी अपॉन में डी टी आर, डावा अपॉन डावा डी, इट मीन दिस चेंज इन फील्ड। ये फील्ड में चेंज है तो फील्ड में चेंज क्या पैदा करती है, करंट डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है। और ये चीज भी इस चीज का प्रूफ है, दलील है कि यहाँ पर मीडियम कौन सा है, एप्सिलॉन नॉट है, वैक्यूम में फ्री स्पेस है भाई। सो दैट्स व्हाई करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज करंट डिस्प्लेसमेंट, which is current displacement. Now question is that क्या करंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर जो पैदा हुआ है, जो आईडी पैदा हुआ है करंट डिस्प्लेसमेंट, और ये जो करंट है, ये दोनों करंट क्या इक्वल हो सकते हैं? वेल आईसी करंट becomes equal to डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ये चीज पॉसिबल है कि आईसी बराबर हो आईजी के, जो कंडक्शन करंट हो ये बराबर हो किसके, ये बराबर हो करंट डिस्प्लेसमेंट के। मतलब इसमें जितनी चेंज आए उतनी चेंज इसमें या करंट डिस्प्लेसमेंट में। अगर इसमें चेंज जीरो है तो इसमें चेंज भी जीरो। इज इट पॉसिबल? सो आंसर इज दैट यस, दिस इज पॉसिबल। अगर जितनी कंडक्शन करंट में चेंजिंग ज्यादा होगी तो यहाँ पर करंट डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही वेरी होगा। अगर इसमें ज्यादा वेरिएशन है तो यहाँ पर भी ज्यादा कंडक्शन होगी, ज्यादा हमारे पास जो करंट डिस्प्लेसमेंट वो पैदा होगा। अगर कंडक्शन करंट लो है, स्मॉल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास करंट डिस्प्लेसमेंट है वो भी लो होगा, वो भी कम पैदा होगा। ओके, तो अब इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई ये चीज एक दूसरे के बराबर हो सकती है। तो आंसर क्या है? यस, these both can be equal to each other। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो सकती हैं, बट वी हैव टू चेक हाउ दिस इज पॉसिबल। ये किस तरह पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डीई अपॉन में डीटी, डीई अपॉन में डीटी हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है डीई अपॉन में डीटी। तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल प्लेट है, ये इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन बातों को रिमूव कर लेता हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लें।
तो ये सारी बातें नोट कर लें। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा विजिबल बना लूं। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अवेलेबल है, ठीक है। तो हर एक प्लेट की, सपोज करें ये हर एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट्स अवेलेबल हैं जिसमें कंडक्टर भी हम प्लेस करते हैं। तो इस कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उस फील्ड, इस प्लेट की जो फील्ड बनती है वो क्या बनती है, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या है, दो प्लेट्स अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है, दो प्लेट्स अवेलेबल है। एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट भी अवेलेबल है, एक यहाँ पर क्या है, नेगेटिव प्लेट भी अवेलेबल है। एयर नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट भी अवेलेबल है। तो उस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो भी क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या है, प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटर है। दो प्लेट्स बनकर मिलकर एक कैपेसिटर बनाती। तो यहाँ पर दो प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक्चुअली इस तरह हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर, इस तरह हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर। तो एक प्लेट की फील्ड किसके इक्वल है, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट है, तो एक प्लेट की जो फील्ड है वो है हमारे पास सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, नेट। इसकी नेट हम किस तरह मालूम करेंगे, ए नेट विल बिकम्स इक्वल टू E1 प्लस में E2। तो हमारे पास क्या है, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। जो नेट फील्ड है कैपेसिटर की वो क्या है हमारे पास, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट फील्ड है वो हमारे पास है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन। अब यूज करें, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे वाकई ये इक्वल है कि नहीं। हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको आगे के साथ भी शो करें, जेडी के साथ भी शो कर दें, वो किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट डी अपान में dt। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट सेम। अच्छा, ये फील्ड किसके बराबर है, नेट सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन इसके इक्वल है। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी कैंसिल आउट, सो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बिकम्स इक्वल टू सिग्मा अपान में dt। आपको पता है कि जो सिग्मा होती है ये बराबर होती है dq अपान में dA। दिस सिग्मा सरफेस चार्ज इज इक्वल टू dq अपान में dA। तो दिस विल बिकम्स इक्वल टू dq अपान में dA इनटू क्या है dt। तो dA यहाँ डिवाइड कर देते, क्या करेगी, मल्टीप्लाई z इक्वल टू इनटू dA नॉट इनटू दिस इज, यहाँ डिवाइड कर दिया, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई z इनटू dA इज इक्वल टू dq अपान में dt। तो चार्ज पर यूनिट टाइम दैट विल बिकम इक्वल व्हाट, दिस इज करंट। ये क्या है हमारे पास, करंट है। तो ये हमारे पास क्या आया है, दिस इज कंडक्शन करंट। और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज करंट डिस्प्लेसमेंट। तो इस फार्मूला से ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो हमारे पास कंडक्शन करंट है, ये दोनों क्या इक्वल है। तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करंट है ये डिपेंडेंट है किस पर, ये डिपेंडेंट है कंडक्शन करंट पर। ओके, तो ये हमारे पास थी मैक्सवेल इक्वेशन, जिसपे फाइनल रिजल्ट ये मिला कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है ये वैक्यूम में पैदा हो सकता है, ये एयर में पैदा हो सकता है, ये फ्री स्पेस में पैदा हो सकता है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर मैक्सवेल की सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस फर्दर तो हो सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस we have ended it. Okay viewers, if you have any question, any confusion, you are free to ask us. Okay viewers, see you next. Thank you.